नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग की एमसीक्यू क्लासेस आपकी लगातार इस चैनल पर चल रही हैं। तो जीएस का हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है और आज हमने जो आपका मिडिएवल हिस्ट्री है, मिडिएवल हिस्ट्री की ये संभवतः आखिरी क्लास है। इसके बाद हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पर प्रवेश करेंगे और हिस्ट्री के इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन अगर कोई है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है? कोई भी पेपर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा उठा कर के देखिए, जब भी सामान्य अध्ययन में इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो स्वाधीनता आंदोलन है, ठीक है ना? जो स्वाधीनता आंदोलन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल से जो आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाली है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपने उसकी तैयारी करनी है, ठीक है? बाकी जो यहाँ जो मिडिएवल हिस्ट्री है, मिडिएवल हिस्ट्री भी मतलब बहुत डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है मिडिएवल हिस्ट्री को भी और एंशिएंट हिस्ट्री को भी। लेकिन जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अच्छा खासा समय देना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इतिहास से सवाल अगर कहीं से आते हैं, तो वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है। ठीक है? तो खैर हम जो है पहले आपका ये ज़रूर करेंगे, हम क्योंकि सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, ठीक है? और कोई भी टॉपिक कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को हम कवर करते हुए चलें। हालाँकि जीएस में ऐसा नहीं किया जा सकता कि बहुत गहराई में हम चलें क्योंकि ना तो हमारे पास उतना समय है और ना हमारी ये स्क्रीनिंग की परीक्षा इस तरह की डिमांड हमसे करती है कि हम किसी एक विषय को बहुत गहराई में, बहुत ज़्यादा स्तर पर डीप होकर के जाएँ, ठीक है? लेकिन एक सामान्य अध्ययन क्योंकि पेपर का नाम ही है जीएस जनरल स्टडीज़ है, तो इसको स्पेशल स्टडीज़ आप ना बनाएँ। बहुत गहरा एक ही विषय को आप करते रहेंगे तो 6 महीने तक आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इस वजह से आप जो है जीएस में भी उतना ही समय आपको लगाना चाहिए, जितना जो है आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट उस समय की हो सके, ठीक है? तो इसी क्रम में जो है आज हम मिडिएवल हिस्ट्री का जो बचे हुए टॉपिक हैं, विजयनगर साम्राज्य एक छोटा-सा टॉपिक है, मराठा साम्राज्य से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा एक और टॉपिक है जो भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन जिसे कहा जाता है, वो वाला टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चन्स हम आज जो है करने वाले हैं, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, सेशन को आप लोगों ने शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच और हम जो है यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और वो क्वेश्चन है आपके सामने कि विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कोंटी किस देश से संबंधित था? निकोलो कोंटी हू विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगर बिलॉन्ग टू व्हिच कंट्री यानी कि किस देश का ये रहने वाला था निकोलो कोंटी जिसने विजयनगर शासन के दौरान भारत में यात्रा की थी? ए पुर्तगाल, बी पर्शिया यानी कि ईरान, सी ग्रीस, यूनान या डी इटली, ठीक है? तो किस देश का रहने वाला था आपका निकोलो कोंटी, ठीक है? और ये प्रश्न पूछा गया है आपका यूकेपीएससी ने ही ये प्रश्न पूछा है कभी, ठीक है? तो जो निकोलो कोंटी ये जो व्यक्ति था, ये दरअसल एक व्यापारी था वैसे, ठीक है? निकोलो कोंटी, ये रहने वाला था आपका कहाँ का? इटली का रहने वाला था, ठीक है ना? इटली का रहने वाला था कौन? आपका निकोलो कोंटी, ठीक है? कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था, ठीक है? इटालियन व्यापारी था, खोजकर्ता और लेखक था, ठीक है? और ये आया कब था? तो ये जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, देवराय प्रथम, तो उसके शासनकाल में जो है ये आया था, जो है भारत, ठीक है? कौन? निकोलो कोंटी इटली का रहने वाला था, 1420 ईस्वी देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये कि आसान होना चाहिए आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम वर यानी कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हरिहर एम देवराय, बी हरिहर बुक्का, सी बुक्का एन अच्युत देव, डी है हरिहर एन सदाशिव। तो क्या है इसका? वैसे सदाशिव गलत लिखा है यहाँ पे, ऐसा लिखा जाना चाहिए सदाशिव को, ठीक है? तो द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन थे? ये तो आता ही है सभी को, हाँ। बी जो है उत्तर जो लोग दे रहे हैं, उनका उत्तर सही है। ठीक है? बी हरिहर एंड बुक्का ये जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है? इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब की थी? 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है? तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है?
अगला देखें, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन रूल रेन विटनेस्ड द विजिट ऑफ ट्रेवलर डोमिंगो पेस। ठीक है, यानी कि किस भारतीय शासनकाल में यात्री डोमिंगो पेस जो है आया था? किसके शासनकाल में डोमिंगो पेस आया था? ठीक है, टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी कृष्णदेव राय या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो यात्री था डोमिंगो पेस, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, यानी कि किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो बताना है आप लोगों ने। तो जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ कृष्णदेव राय, उसके शासनकाल में जो है ये आया था। वैसे भी आप लोग कर पाएंगे, विजयनगर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑप्शन सी जो दे रहे हैं वो इस उत्तर से भी कई लोग दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पेस जो है भारत आया था। ठीक है, ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो ये सब जो है कृष्णदेव राय के समय पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर। यानी कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का विकास हुआ? यानी कि विजयनगर के समय पर, ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देना है आपने इसका उत्तर। ठीक है, ए मोहिनी अट्टम, बी यक्षगान, सी कृष्ण अट्टम या डी भरतनाट्यम। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान किस भारतीय नृत्य परंपरा का विकास हुआ था? ठीक है, तो ये जो इसका जो सही उत्तर है, नहीं, बी है इसका सही उत्तर। बी जो है इसका सही उत्तर है यक्षगान। ये जो यक्षगान परंपरा का नृत्य है, ये जो है कब विकसित हुआ था? ये जो है विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण इनमें से किस काल में सक्रिय थे? ठीक है, यानी कि जो सायण थे वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ठीक है, भाष्य लिखने वाले, टीकाएं लिखने वाले, तो वो जो है इनमें से किसके काल में सक्रिय थे, किसके काल में एक्टिव थे? ए चोल राज्यकाल में, बी गुप्त राज्यकाल में, सी सातवाहन के राज्यकाल में या फिर डी विजयनगर राज्यकाल में। ठीक है, तो जो है सायण जो है किस काल में सक्रिय थे? तो सायण सक्रिय थे किसके काल में? सभी दे पाएंगे इसका उत्तर भी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डी विजयनगर राज्यकाल में। ठीक है, तो ये तो आप जो है टॉपिक है इसलिए इसका जो है आप उत्तर दे पा रहे हैं, लेकिन आपने जो है इसको याद जरूर करना है। ठीक है, जो आचार्य सायण थे ये बहुत वेदों के बहुत बड़े भाष्यकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो है इन्होंने लिखी। ठीक है, और इन्होंने जो है अ, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में एक कह सकते हैं सेनानी के रूप में भी, ये सैनिक के रूप में या सेनापति के रूप में कह सकते हैं, सेनापति के रूप जो है सायण ने क्या किया था? सेवा भी दी थी। तो सैनिक भी थे और वेदों के, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार भी थे। ठीक है ना, तो ये जो है आपके लिए है क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, अब ये मराठा साम्राज्य के प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के प्रश्न कि शिवाजी स्टेशनड हिज कैपिटल इन, यानी कि शिवाजी ने अपनी राजधानी जिसे बनाया वह था, किसे जो है, यानी कि शिवाजी ने किसे जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन देखिए इसमें, सिंहगढ़, रायगढ़, पुरंदर या फिर पुणे। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर है रायगढ़। ठीक है, जो रायगढ़ दुर्ग है, रायगढ़ दुर्ग है, ठीक है, रायगढ़ नाम का जिला है महाराष्ट्र में, तो वहां इस जगह को जो है उन्होंने अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है ये दुर्ग है और इसे जो है इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1674 ईस्वी में। कब बनाया था? 1674 ईस्वी में जो है इसे राजधानी बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, 1674 ईस्वी, रायगढ़ दुर्ग जो है राजधानी, याद रख लेना। राजधानी इत्यादि वाले क्वेश्चन कठिन नहीं माने जा सकते हैं किसी भी लिहाज से। ठीक है, तो कम से कम जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो इस तरह के क्वेश्चन कम से कम कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द विजय स्तंभ सिचुएटेड। विजय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी जयपुर में, सी दिल्ली में या फिर डी चित्तौड़ में। तो जो विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ है, आना चाहिए आप लोगों को। ये विजय स्तंभ बहुत प्रसिद्ध जो है स्तंभ है और ये स्थित है आपका कहाँ? हाँ ठीक है, डी चित्तौड़गढ़ वाले ठीक है, डी वाले आंसर जो है जो दे रहे हैं उनका क्वेश्चन, उनका जो है
मतलब उत्तर ठीक है। तो ये जो है विजय स्तंभ जो है राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का किला है, उसमें जो है ये विजय स्तंभ है, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है? और ये बनाया किसने था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है? ये जो विजय स्तंभ है, जिसको कि कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कीर्ति स्तंभ, ठीक है? और ये बनाया था आपके राणा कुंभा ने, ठीक है? राणा कुंभा ने जो है ये बनवाया था, ठीक है? हुँ। और ये कब हरा? ये जो है क्यों किया था? जब मालवा के सुल्तान को जब इन्होंने हराया था, तो उसके बाद जो है इन्होंने इनके जो इष्ट देव थे वो विष्णु भगवान माने जाते हैं, तो इनको जो है उन्होंने यह समर्पित एक स्तंभ बनाया था, जिसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध है ये, मतलब ये कह सकते हैं आप, ये जो है उसमें आ सकता है, आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन, यानी कि पुरंदर की संधि इसमें से किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? ये जो है किसके बीच, पुरंदर की संधि किन दो लोगों के बीच में हुई थी? ठीक है, तो पुरंदर की संधि जो है वो किन लोगों के बीच हुई थी? ये जो है आपके लिए प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए है अकबर एंड राणा प्रताप, बी जय सिंह एंड शिवाजी, सी औरंगजेब एंड साहू, और डी है जय सिंह एंड गोलकुंड, ठीक है? तो क्या जो है इसका सही उत्तर है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, यानी जो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये हुई थी, ये किस-किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जय सिंह और शिवाजी के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए आपके लिए, ठीक है ना? बी वाले जय सिंह एंड शिवाजी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है? तो इस संधि के बाद हुआ क्या था? इस संधि के बाद हुआ ये कि शिवाजी को जो है अपने बहुत सारे जो है 23 किले लगभग-लगभग इनको जो है मुगलों को सौंपने पड़े, ठीक है? और फिर इन्होंने क्या एक और वचन देना पड़ा इनको कि बीजापुर के खिलाफ जो है इनको मुगलों की सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके अलावा ये बहुत सारी इस तरह की शर्तें थी, ठीक है? तो पुरंदर की संधि जो है, कह सकते हैं आप जय सिंह की शक्ति बल के आधार पर विजय थी, ठीक है? तो जय सिंह ने जो है जय सिंह और शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी, ठीक है? तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। 23 किले शिवाजी को मुगलों को देने पड़े थे अपने, ठीक है? तो ये जो है संधि बड़ी महत्वपूर्ण है, पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंट अफजल खान टू कैप्चर शिवाजी, ठीक है? कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था, ठीक है? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए किसने जो है अफजल खान को भेजा था, ठीक है? तो किसको भेजा था? मतलब किसने भेजा था? सॉरी, हाँ, ए है आपका गोलकुंडा, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, या डी खानदेश। तो किसने भेजा था आपका? तो जो बीजपुर जो बीजापुर जो था, बीजापुर, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या है? बीजापुर था, ठीक है? और ये कहानी आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, ये ऐतिहासिक घटना कि शिवाजी मतलब जो बीजापुर का शासक था वो शिवाजी क्योंकि चाहते थे अपने राज्य का एक्सपेंशन करना, ठीक है? उनकी नीति क्या थी? बड़ी विस्तारवादी नीति थी, ठीक है? और इस वजह से शिवाजी को दबाने के लिए और उनको बंदी बनाने के लिए उन्होंने जो है अपने सरदार अफ़ज़ल खान को भेजा था, ठीक है? और फिर अफ़ज़ल खान की जो है शिवाजी ने हत्या कर दी थी, ठीक है? उसको मार दिया था अफ़ज़ल खान को, ठीक है? तो बीजापुर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डे फॉरेन सेक्रेटरी इन शिवाजी अष्टप्रधान? और जो ये आपका मराठा साम्राज्य है, ये ध्यान रख लेना आप जब शिवाजी वाला पढ़ेंगे आप, तो ये अष्टप्रधान जरूर पढ़ना, ठीक है? इनके जो है 8 प्रधान थे, ठीक है? 8 प्रधान थे और इन 8 प्रधानों का बड़ा महत्व है, ठीक है? ये जो है इनके, कह सकते हैं इनका मंत्रिमंडल एक प्रकार का अष्टप्रधान की इन्होंने स्थापना की थी। तो उस अष्टप्रधान में जो विदेश सचिव यानी विदेश मामलों का अधिकारी जो है, कौन होता था इसमें से? ए मजुमदार, बी शुरू-नवीस, सी सर-ए-नौबत, या डी दबीर। तो जो है अष्टप्रधानों में जो है कौन होता था क्या? ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है, जो विदेश सचिव के बराबर था, यानी आज जो विदेश सचिव करते हैं, उस समय जो काम करते थे शिवाजी के अष्टप्रधानों में, वो करता था आपका डी दबीर। कौन करता था? दबीर करता था, ठीक है? और शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, वो कौन-कौन थे? थोड़ा एक बार देख लेते हैं।
मैंने लगाया तो था। ये जो है आप इसमें से ये देख सकते हैं, ये जो है इनके अष्टप्रधान थे। कौन कौन थे इनके अष्टप्रधान? तो पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था। पेशवा, पेशवा आप लोग जानते हैं, पेशवा बाजीराव। तो जो प्रधानमंत्री का जो पद होता था उसे पेशवा कहा जाता था। अमात्य यानी कि वित्त मंत्री। वाकिया नवीस, वाकिया नवीस, ठीक है, यानी कि ये वाकया सुनाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, राजा के दैनिक कार्य और दरबार का विवरण रखने वाला कौन होगा, वाकिया नवीस होगा, ठीक है। शुरू नवीस कौन होगा, तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला, ठीक है, जो पत्राचार करेगा यानी संचार इत्यादि का काम करेगा, वो शुरू नवीस होगा, ठीक है। सुमंत दवीर जो है, ये जो दवीर आया है यही है वो, ठीक है, जो विदेश मंत्री या विदेश सचिव का काम करेगा। सर ए नौबत सेना की भर्ती काम करेगा। पंडित राव धार्मिक कार्य करेगा। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होगा। ये 8 जो है इनके अष्ट प्रधानों को जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये जो है इनके क्या है, अष्ट प्रधान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन हेड यानी कि शिवाजी के शासन में थे, कौन थे? अष्ट अध्यक्ष, अष्ट सचिव, अष्ट प्रमुख या अष्ट प्रधान? तो कौन थे आपके? ये तो कोई भी दे देगा इसका उत्तर। इसका जो है उत्तर आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। अष्ट प्रधान इसका क्या होगा? अष्ट प्रधान जो है इसका सही उत्तर होगा। अष्ट प्रधान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथ वॉज ए टैक्स कलेक्टेड बाई, यानी कि चौथ एक प्रकार का कर था जिसको वसूलते थे, कौन वसूलते थे? ठीक है, मुगल वसूलते थे, सिख वसूलते थे, मराठा वसूलते थे या फिर अफगान वसूलते थे? तो चौथ जो टैक्स हुआ करता था, चौथ जो कर हुआ करता था, उसके जो है कौन वसूलते थे, उसे कौन वसूलते थे? ये जो है आपके लिए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है कि मराठा, ठीक है। चौथ कर जो है मराठा वसूलते थे। चौथ कर क्या होता था, ये जो है अपनी आय का 1/4 चौथ जो है, इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। और ये मराठा वसूलते थे, किससे वसूलते थे? जनता से। और क्यों वसूलते थे, किस काम के लिए वसूला जाता था? ये वसूला जाता था विदेशी आक्रमणकारियों से, जो इन्वेडर्स होते थे, आक्रांताओं कह सकते हैं, आक्रांताओं से रक्षा के लिए, ठीक है। ये जो है कर उत्तर भारत के लोगों से जो है वसूला जाता था। चौथ कर जो है वो था, ठीक है। तो मराठा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। टू विच मूवमेंट वाज तीन खटिया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, यानी कि तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो जो तीन कठिया अनुबंध है, वो तीन कठिया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस आंदोलन से रिलेटेड है? ठीक है, ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर डी नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो जो तीन कठिया कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा सा मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन शायद बीच में आ गया, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब कर ही गया, वैसे ये तो मतलब ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये गांधी जी से रिलेटेड है। तो जो ये जो है किससे संबंधित था, तो ये जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। चंपारण आंदोलन से जो है तीन कठिया जो अनुबंध है वो जो है संबंधित था, ठीक है। गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है शुरू किया था, बिहार के चंपारण में। और यहाँ जो है क्या करना पड़ता था, जो है नील की खेती के विरोध में जो है ये करना पड़ता था, ठीक है। और इसको जो है तीन कठिया पद्धति भी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो है 3/20 भाग, इतने भाग पर जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था, ठीक है। और ये नील की खेती कौन करवाते थे? अंग्रेज कराते थे। इससे जो है किसानों का फायदा होता नहीं था। तो इस तरह की जो है ये चीज थी। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? ठीक है, जो अंग्रेज मराठा युद्ध जो है वो किस संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था? तो अंग्रेज मराठा युद्ध भी आपने पढ़ने बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ए सूरत की संधि, बी मंगलोर की संधि, सी सालबाई की संधि, या डी अमृतसर की संधि? तो जो है अंग्रेज मराठा युद्ध, जो पहला अंग्रेज मराठा युद्ध था, वो किस संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है आपका सी, सालबाई की संधि, सालबाई की
संधि के द्वारा जो है ये जो है युद्ध मतलब समाप्त हुआ था। पहला युद्ध जो है अंग्रेज मराठाओं का, ठीक है। 1882 में ये संधि हुई थी, साल भी लिख लेते हैं। 1882 ईस्वी में जो है ये संधि हुई थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, तीसरा युद्ध था, वह किस वर्ष हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। वैसे ये करवाया गया प्रश्न है, तो बताना है आपने 1757, 1761, 1764 या फिर 1769। तो जो है ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये कब हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था, 1761 में। और किसके बीच हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, ठीक है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, मराठाओं के बीच हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत जो है शायद हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख, यानी कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरकृष्ण, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु रामदास। तो हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे आपके, वो थे आपके कौन, तो ये थे आपके कौन गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन थे, तो ये थे आपके कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Mughal Emperor Shah Alam has granted the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to East India Company in exchange of yearly payment of rupees, ठीक है। यानी कि कितने पैसों के जो है नियमित मतलब रुपयों के बदले जो है इसने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। 10 लाख में, 20 लाख में, 26 लाख में या फिर 30 लाख में, ठीक है। तो शाह आलम ने जो है कितने में दिया था, यानी कि पर ईयर, ठीक है। तो 26 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से जो है इन्होंने इसने क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर, यानी कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, 1398 में, 1756 में, 1739 में या फिर 1761 में, ठीक है। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में, 1757 में, 1760 में या फिर 1764 में, ठीक है। ये तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है, 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इसे युद्ध कहना मतलब युद्ध को ये युद्ध ऐसे था कि जो सिराजुद्दौला की सेना थी, सिराजुद्दौला की सेना जो है अंग्रेजों की तरफ शिफ्ट हो गई आधी से ज्यादा, ठीक है। तो वो युद्ध कम और मजाक ज्यादा था, युद्ध के नाम पे मजाक था। प्लासी का युद्ध अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो मीर जाफर था इनका जो ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है। तो ये जो है किस किस के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेना के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये है इसमें जो है सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने या रोहिल्ला ने, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हमने अभी जिक्र किया इसका, कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली क्या था, तो अफगान था, ठीक है। अफगानों के बीच और इसके बीच हुआ था, मराठों के बीच, ठीक है। और इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इन्होंने क्या कर दिया था, जो आपका मराठाओं ने क्या कर दिया था, अफगानियों की बहुत सारी टेरिटरी को जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है। इन्होंने जो है उस पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, इस वजह से ये युद्ध हुआ था,
ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, अफगान वर्सेस अफगान में से अहमद शाह अब्दाली उनका जो है मुख्य मेन वो था, और यहाँ से जो है मराठाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, तो निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? ठीक है, दरगाह ऑफ विच फॉलोइंग सूफी सेंट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, किसकी नहीं है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, बी शेख फरीदुद्दीन की, सी शेख निजामुद्दीन औलिया की, या डी शेख नसीरुद्दीन की। तो किसकी दरगाह जो है भारत में नहीं है, किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है आपका डी शेख नसीरुद्दीन। ये जो है शेख नसीरुद्दीन की दरगाह जो है भारत में नहीं है, बाकी इन तीन की तो है। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी जो है दरगाह है ये अजमेर में है। ठीक है, यहाँ तो मोदी जी भी अपनी चादर भेजते हैं हर साल। ठीक है, जब भी इनका उर्स लगता है अजमेर में, अजमेर शरीफ जो दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो। ठीक है, और इसके अलावा शेख फरीदुद्दीन, तो शेख फरीदुद्दीन की जो है पंजाब में पाकपट्टन में, पाकपट्टन नाम की एक जगह है, वहां जो है इनकी दरगाह है, पाकपट्टन। ठीक है, और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, ये जो है सबसे प्रमुख सूफी संत जो है आप इनको कह सकते हैं, और इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये जो है आपने तैयार रखने। ठीक है, सूफी जो है ये भी भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ जो है एक बहुत प्रमुख आंदोलन था। तो सूफी संतों में जो है ये जो है चिश्ती जो संप्रदाय है सूफियों में से, उनकी जो है ये संस्थापक कहे जाते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध दरगाह जो है भारत की है तो वो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर दास वज। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य? ठीक है, तो गुरु ऑफ कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? ये तो आपके लिए आसान होना चाहिए, कबीर दास के गुरु क्या था? रामानंद था। ठीक है, तुलसीदास किसी के भी गुरु नहीं थे, बल्कि तुलसीदास के गुरु थे नरहरि। ठीक है, इसके अलावा रामानुजाचार्य रामानंद के गुरु शिष्य की जो है, मतलब इन्हीं की गुरु, डायरेक्ट गुरु तो नहीं, लेकिन रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। और वल्लभाचार्य किसके गुरु माने जाते हैं? तो सूरदास के गुरु जो है, सूरदास के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो है उत्तर है। तो कबीर के गुरु कौन है? रामानंद है। इसके अलावा कबीर के एक और गुरु माने जाते हैं जो कुछ मुस्लिम यानी कि अनुयायी हैं, वो जो है शेख तकी को भी मानते हैं। शेख तकी को भी जो है कबीर का गुरु माना जाता है, इन दोनों को माना जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो महत्व मिला है वो रामानंद को मिला है। ठीक है, ज्यादा जो माना जाता है, कबीर ने जो है ज्यादा अपना गुरु किसको माना? तो रामानंद को माना है। बाकी एक और नाम मिलता है शेख तकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ अमीर खुसरो? अमीर खुसरो के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? ए शेख सलीम चिश्ती, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, या फिर डी हसन बसरी? तो जो अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये पीछे भी शायद प्रश्न आया होगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग्स्ट द फॉलोइंग पोएट्स वाज ए कृष्ण डिवोटेड पोएट? समझ गए आप लोग क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कवियों में से कौन जो है कृष्ण भक्त कवि था? कृष्ण भक्त कवि इसमें से कौन था? ठीक है, कबीर थे, रसखान थे, रहीम थे, या फिर तुलसीदास थे? ठीक है, तो कृष्ण भक्त कवि इनमें से कौन थे? ठीक है, तो कबीर जो थे, कबीर तो आप जानते हैं निर्गुण थे, निर्गुण मार्गी थे, तो वह किसी एक उसके नहीं करते थे। ठीक है, तुलसीदास आप लोग जानते हैं राम भक्ति धारा के कवि थे। रहीम का नाम ज्यादा आप कह सकते हैं निर्गुण प्लस आप जो है नीतिगत दोहों में ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन रसखान जो थे, रसखान का नाम आता है प्रमुख रूप से किसके रूप में? एक कृष्ण भक्त कवि के रूप में किसका नाम आता है? रसखान का नाम आता है। बी आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन अकबर ने किस सिख गुरु को दी थी? ठीक है, तो ए अर्जुन देव, बी रामदास, सी हर राय, या फिर डी तेग बहादुर? तो किस सिख गुरु को जो है अकबर ने
जो है जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, तो ये जो जमीन जो दी थी 500 बीघा जमीन, सिख धर्म के ये फोर्थ गुरु हुए गुरु रामदास। तो चौथे गुरु जो है रामदास को इन्होंने दी थी। ठीक है, कहाँ दी थी? तो अमृतसर में दी थी। ठीक है, मतलब अमृतसर नगर जो बसा हुआ है इसी जमीन पर बसा हुआ माना जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो है इनके जो पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, इन्हें जो है गद्दी फिर वहां की मिली थी। ठीक है, सिखों के 10 गुरु आप लोग जो है तैयार कर लेना, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से सुमेलित जो है कौन सा नहीं है इसमें से? ठीक है, तो सुमेलित आपको बताना है। सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका, पिचवरम, वेम्बानद। तो जो है आपको जो है इस स्थान का जो है राज्य से जो है आपने मिला। ये तो अभयारण्यों के प्रश्न है। सुंदरवन तो टाइगर रिजर्व है। ये तो हिस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, गलती से इधर आ गया होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उत्तर बता ही देते हैं, वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपका मतलब जो वन पर्यावरण और जो अभयारण्य इत्यादि का क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर डी है। तो क्या सही उत्तर क्या है? ये डी जो है इसका सही उत्तर है। डी जो वेम्बानद है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है। वेम्बानद दरअसल एक झील है। ये दरअसल एक झील है जो कि कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर होगा। वैसे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर कीजिए। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से ज्योग्राफी इत्यादि से, पर्यावरण, वन्य जीव अभयारण्य इत्यादि, तो ये जो है आप कर सकते थे। ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, गलती से आ गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के निम्न संतों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम जो है आपने इसमें से चुनना है। ठीक है, ए रामानुज, बी रामानंद, सी कबीर, रैदास। तो जो है संतों का सही क्रम यानी कि जो है इस तरह से आपने बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है, रामानुज, रामानंद, कबीर, रैदास, रामानंद, रामानुज, कबीर, रैदास। तो इसका जो सही उत्तर है, ये जो है कालक्रम जो पूछा गया है इसमें जो है इसका सही क्रम जो है ये ए वाले का है। क्योंकि अगर हम देखें इसमें से, वैसे रामानुज जो हुए हैं रामानुजाचार्य, ये वही रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। विशिष्टाद्वैतवाद देने वाले, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य की अगर हम शिष्य परंपरा की बात करें तो 5-6 पीढ़ियों के बाद रामानंद आते हैं। ठीक है, और रामानंद के शिष्य हैं कबीर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सही उत्तर हो। रामानुज के बाद रामानंद, फिर कबीर और फिर जो है रैदास आनी चाहिए। वैसे शायद जहां तक मुझे लगता है, वैसे इस प्रश्न के उत्तर ये जो है होना चाहिए, लेकिन रैदास जो है कबीर से पहले जहां तक है मुझे लगता है। लेकिन अगर दिया गया ऑप्शन में से ये जो है इसका सही होगा। ठीक है, वरना जैसे क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में रैदास का जो समय है वो कबीर से मतलब एज वाइज, उम्र के हिसाब से पहले ठहरता है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो है ए जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है मामला। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ, ये जो है खालसा पंथ की स्थापना थी, ये किसने की थी? ठीक है, तो वाहे गुरु द खालसा यही है वो। तो ए कबीर ने, बी नानक ने, सी गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर डी गुरु तेग बहादुर ने। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के अंतिम गुरु यानी मतलब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, और जब गुरु तेग बहादुर की हत्या हो गई थी, यानी कि इनके पिता की हत्या हुई, तो इसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर बैठे थे। ठीक है, और इसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने तय किया कि मेरे पिता गुरु तेग बहादुर की जिस शासक औरंगजेब ने हत्या की है, मैं जो है उससे जीवन भर संघर्ष करूंगा। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, अ, इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यानी कि कह सकते हैं ये एक प्रकार का सैनिक संप्रदाय था, सिखों का सैनिक संप्रदाय था खालसा पंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, भक्ति आंदोलन से संबद्ध कौन नहीं है कह रहा है। ठीक है, नहीं है कह रहा है।
वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक या फिर अमीर खुसरो। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन से इनमें से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? टेक्निकल क्वेश्चन है, ये किसी को भी करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु है, और जो बी उत्तर दे रहा है वो बहुत गलत उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर अब तो डी ही है। अब जब बी बता दिया तो डी ही होना चाहिए इसका सही उत्तर। अमीर खुसरो जो है भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, हालांकि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अवश्य था अमीर खुसरो, लेकिन अमीर खुसरो कवि भी थे बहुत बड़े। ठीक है, संगीतज्ञ भी थे। अमीर खुसरो तो बहुत कुछ थे, खैर ठीक है ना, इतिहासकार, संगीतकार, सितार के निर्माता थे। ठीक है, इसके अलावा कवि तो थे ही, इतिहास और बहुत सारी चीजें जो है, अमीर खुसरो जो है एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। लेकिन इनका जो कविता थी ये जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया है, और वल्लभाचार्य की ही शिष्य परंपरा में जो है सूरदास भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का नाम है अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, और चैतन्य जो संप्रदाय है महाप्रभु का, उसको जो है गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, वो भी जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गुरु नानक तो है ही भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए, क्योंकि ये क्या है, एक संत, जो निर्गुण काव्यधारा की संत काव्यधारा जो आती है उसमें जो है गुरु नानक का नाम आता है। अमीर खुसरो का नाम भक्ति आंदोलन में नहीं आता है। ठीक है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? ठीक है, अगेन खालसा में रूपांतरण किसने किया था? तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर ने, अर्जुन ने, यानी गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर डी गुरु नानक देव ने। तो जो है खालसा में रूपांतरण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इस शब्दावली में इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं वो कौन कौन से जो है माने जाते हैं? कौन कौन से मठ जो है वो माने जाते हैं? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे जोशी मठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। ठीक है, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ जो है भारत में जो है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ज्योतिर्मठ जो कि उत्तर भारत में हो गया। ठीक है, द्वारका जो कि गुजरात में हो गया, पुरी जो कि उड़ीसा में हो गया यानी ईस्ट में हो गया, और श्रृंगेरी जो यानी कि तमिलनाडु में हो गया। 4 दिशाओं में 4 मठ जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये जो है आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि ग्रंथ अथवा जो गुरु ग्रंथ साहिब है, अच्छा कभी आपसे आदि ग्रंथ पूछ लिया जाए तो आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है ना, इसका संकलन जो है किसने किया था? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब दरअसल है क्या? गुरु ग्रंथ साहिब कोई एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई रचना नहीं है। ठीक है, ये बड़ी रोचक चीज है। गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखेंगे कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। ठीक है, रैदास की पंक्तियां मिल जाती हैं, नानक देव जी की भी मिलती हैं, बहुत सारे कवियों की मिल जाती हैं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये संतों की वाणी का संग्रह है एक तरह से। ठीक है, तो बहुत सारे संतों की वाणी का संग्रह इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में मिल जाएगा, मतलब लिपि गुरुमुखी है, लेकिन इसमें पंजाबी में लिखा हुआ मिल जाएगा, पंजाबी भाषा का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, खड़ी बोली का। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत का मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि संस्कृत का भी इसमें है। ठीक है, मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला है अभी तक ये ग्रंथ देखने का, कभी देखेंगे कि इसमें दरअसल है क्या क्या। लेकिन इसके बारे में जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है वो ये है कि जो है इसका संकलित ग्रंथ है, किसी एक व्यक्ति का ये लिखा हुआ नहीं है। संकलन एक व्यक्ति ने किया था, तो वो किसने किया था वो आपको बताना है। ए गुरु नानक देव ने, बी गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर डी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किसने किया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। इसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने जो है इस गुरु ग्रंथ साहिब को, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, उसका जो है संकलन किया हुआ है। कब किया है? 1604 ईस्वी में। ठीक है, 1604 ईस्वी में जो है इसका संकलन किया हुआ माना जाता है, 1604 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है आपके सारे प्रश्न थे, ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और शेयर भी करना है वीडियो को। ठीक है, आप लोग आजकल जो है उस मात्रा में व्यूअरशिप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग शायद शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसी तरह से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं स्क्रीनिंग की, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहें, तो हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में,
ऐप का लिंक है, ज्ञान वाटिका ऐप हमारा है, प्ले स्टोर पर देखा जा सकता है, उस पर हम स्क्रीनिंग की तैयारी आपकी करवा रहे हैं, ठीक है? बाइलिंगुअल तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा उसके नोट्स भी मिलते हैं आपको बाइलिंगुअल, और टेस्ट सीरीज़ भी हम जल्दी इसमें शुरू करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा उसी में आपको जो है इसकी पीडीएफ भी उसी में प्राप्त होगी, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। आज की क्लास के लिए आज का बहुत-बहुत धन्यवाद।